नमस्कार, पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से गर्मा गई है। विदेश दौरे से लौटते ही तेजस्वी यादव छात्र आंदोलन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान और विरोध के जरिए वो खुद को सबसे एक्टिव विपक्षी नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा। हाल के दिनों में कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मृत्युंजय तिवारी जैसे नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जब तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में हैं? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, विदेश से लौटते ही अचानक तेजस्वी यादव इतने एक्टिव हो गए हैं, क्या ये सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, तेजस्वी यादव एक्टिव नहीं है। ये उसी तरह का है जैसे बरसात के समय में मेढकों की टर्राहट सुनाई देती है, आवाजें आती है, तो लोगों को लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ मेढक ही सबसे जीवंत जीव हैं। सिर्फ मेढक ही मेढक दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि बारिश हुई है, बरसात का समय है, कुछ समय के बाद जैसे ही सूखे का मौसम आएगा, ये मेढक की प्रजाति ऐसे ही गायब हो जाएगी। स्थिति वही है कि राजनीति में ऐसी पार्टियां जिसका नेतृत्व अभी तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व अभी अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व अभी ममता बनर्जी कर रही है, जिन पार्टियों का नेतृत्व उद्धव ठाकरे जैसे लोग कर रहे हैं, ये रीजनल पार्टियां जो कि परिवार केंद्रित पार्टियां रही है, इनकी पॉलिटिक्स केवल सत्ता की होती है। यानी सत्ता में बने हुए हैं तो राजनीति कर रहे हैं, सत्ता से जैसे ही बाहर हुए राजनीति उनका पेशा नहीं है, बल्कि उनका पेशा कुछ और हो जाता है। बिजनेस पर ध्यान दो, काम धंधा करो, कुछ और पैसे इकट्ठा करो, जुगाड़ करो, विदेश घूम कर आओ। यानी कि जितने सत्ता में रहते हुए कुछ चीजें छूट भी गई है उसको फिर से पूरा करो और आगे का जुगाड़ लगाओ, फिर सत्ता में आने की कोशिश करो। और सत्ता में आने की कोशिश कब करते हैं? जब चुनाव नजदीक आता है। और इसी तरीके से तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव लंबे समय से गायब थे, उससे पहले भी गायब ही थे, देश में रहते हुए भी। ऐसा नहीं था कि उससे पहले ये सड़क की राजनीति कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं जो लोगों को इंटरेस्ट का हो। पॉलिटिकल मुद्दों से लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। आप सम्राट चौधरी के ऊपर हमले करते रहो, आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले करते रहो, आप भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पार्टी, भगवा पार्टी बताते रहो, आप ये कहते रहो कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया गया है, आप ये बात करते रहो कि सम्राट चौधरी का करप्शन कर रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी हमें प्रताड़ित कर रही है, पार्टियों को तोड़ फोड़ कर रही है। ये सारे मुद्दे पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे नहीं होते। ये मुद्दे होते हैं पॉलिटिक्स के, जिसमें आपसे थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता, आपके पार्टी के नेता। और आपके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आपको चुनाव नहीं जिता सकता। चुनाव जिताता है कौन? जो कि आपके पार्टी के कैडर वोटर के अलावा जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो धीरे धीरे आपसे जुड़ता है, विचारधारा के आधार पर जुड़ गया, मुद्दे के आधार पर जुड़ गया, सरकार के विरोध के आधार पर जुड़ गया। वही सब मिलजुल कर 15 से 20% वोट पैदा करते हैं। तो बिहार जैसे जगह पर जो राजद का वोट आधार 30 से 35% है, उसको 50% तक बढ़ा सकते हैं, तब आप फिर से सत्ता में आओगे। और तेजस्वी यादव में ये क्षमता नहीं दिखती है। तेजस्वी यादव को बड़े बिहार में एक ऐसे बातें कही जाने लगी, नहीं नहीं, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव नहीं है, तेजस्वी यादव उनसे ज्यादा बेहतर लीडर बनकर आएंगे। तेजस्वी यादव बहुत मेहनती नेता है, क्योंकि चुनाव का समय था, तो चुनाव के पहले तेजस्वी यादव बिहार के दौरे पर निकल गए। चुनाव के बाद क्या हुआ? आप दौरा करते, आप कहते कि मिथिलांचल की समस्या है, आप कहते सीमांचल की समस्या है, मगध क्षेत्रों में विकास के लिए ये काम करना चाहिए, या फिर आप कहते कि भोजपुर रीजन में देखो ये समस्याएं चल रही है भाई, वहां पर नौकरी की दिक्कत है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। आप जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेकर आओ। आप ये मुद्दे जनता के केंद्र में रखकर नहीं बना रहे कि नहीं नहीं सम्राट चौधरी ने गलत किया। ये छात्रों का आंदोलन नहीं था। हाँ, ये कह सकते हैं
कि छात्रों के लिए आंदोलन किया गया जिसमें दूसरे लोग आए। और छात्रों में भी किस बात के लिए? आपने एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं की। आपने क्या कहा? नीट पेपर लीक, यानी कि आईआईटी में एंट्रेंस के लिए पेपर लीक नहीं हो रहे, तो फिर साइंस बैकग्राउंड में भी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्र आपके साथ क्यों होंगे? या फिर एमबीए करने वाले छात्र आपके साथ क्यों होंगे? यानी आपने कहा मेडिकल एंट्रेंस में धांधली हो रही है। क्यों हो रही है? इसका कोई जवाब नहीं है। यह बताना चाहिए कि मेडिकल एंट्रेंस में धांधली इसलिए हो रही है कि इंजीनियरिंग में अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या इतनी हो गई है कि जिन लोगों का, जिन छात्रों का अगर एंट्रेंस एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाते, वो आईआईटी में नहीं जा पाते, वो एनआईटी कॉलेज में नहीं जा पाते, तो वो प्राइवेट कॉलेज में भी जाएंगे, 5 से 10 लाख रुपया के बीच इंजीनियर बन के निकलेंगे। लेकिन मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र, वो अगर नीट क्लियर नहीं कर पाए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन करवाने जाएंगे तो उनको मेडिकल करने के लिए, एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए भारत के अंदर 1.25 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक लगेगा। ये 1.25 करोड़ की बात इसलिए की जा रही है कि वो मीडियम से लो लेवल के कॉलेजेस के चार्जेस हैं, नहीं तो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, यहां तक कि कुछ बेहतर फैसिलिटी वाले प्राइवेट कॉलेजेस 5-5 करोड़ लेते हैं। और इसीलिए भारत से मेडिकल की तैयारी करने वाले वो छात्र जो भारत के प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल में एडमिशन नहीं ले पाते, वो यूक्रेन की तरफ जाने लगे, वो उन देशों की तरफ जाने लगे जो यूएसएसआर के विघटन के बाद रूस से अलग होकर अलग अलग छोटे छोटे देश बने थे। वहां एजुकेशन को एक प्रोफेशन बना दिया गया और एजुकेशन टूरिज्म बना दिया गया कि नहीं नहीं, यहां आओ, डिग्री लो, फिर जाकर अपने देश में प्रैक्टिस करो। और इसीलिए भारत की सरकार को यह करना पड़ा कि नहीं, जो दूसरे देशों से मेडिकल एग्जाम पास करके आएंगे, जो डॉक्टर बन के आएगा, यहां भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस करने के लायक हो भी कि नहीं। या वहां 4 कमरों के एक कॉलेज में गए, वहां न लैब की फैसिलिटी, न एक हॉस्पिटल के साथ इंटर्नशिप होगा, और आप वहां एमबीबीएस की डिग्री लेकर आ जाओ, अब भारत में झोला छाप डॉक्टर बनो, और उसके बाद हजारों लोगों की जान चली जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया है, उसके खिलाफ इन लोगों ने, जिसको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो राजनीति कर रहे थे। जैसे कॉकरोच पार्टी की बात की जाती है, सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं। एक सीजेआई सूर्यकांत, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर फर्जी डिग्री वाले वकीलों के लिए कॉकरोच शब्द बोला। अमेरिका में बैठा हुआ एक दीपिके जैसा व्यक्ति, उसने इस कॉकरोच शब्द को ऐसे बना दिया जैसे सरकार ने कॉकरोच कहा है। सरकार ने कॉकरोच शब्द नहीं बोला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब सीजेआई सूर्यकांत हैं जिस इसी मामले में थोड़े डरे हुए हैं। तो खैर, वो ये राजनीति है, और उसी में अगर एक आंदोलन हुआ तो इसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक्टिव हैं। किस बात के लिए एक्टिव है सर? लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी हमला बोला है और धमकी भी दी है पुलिस प्रशासन को कि प्रोटोकॉल में काम कीजिए, क्योंकि हमेशा सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। देखिए, अगर पॉलिटिक्स में बयान देने को एक्टिवनेस कहा जाए तो एक बेवकूफ से बेवकूफ पॉलिटिशियन भी सुबह से रात तक बैठकर हर एक नेता, सरकार, मंत्रियों के बारे में कुछ उलूल जुलूल बोलता रहेगा। यह पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब बयान देना नहीं है, धमकी देना नहीं है। पॉलिटिकल एक्टिविटी का मतलब है विपक्ष में बैठे हो तो आपको एक मुद्दा उठाना है जिस पर सरकार ने काम नहीं किया, और उस मुद्दे पर सरकार को काम करने के लिए मजबूर करना है। यह आंदोलन भी आपका नहीं था, यह आंदोलन कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए किया, वो नैरेटिव सेट करना चाहते थे और उसमें विपक्ष ने भूमिका निभाई। तो इसलिए इस आंदोलन से तेजस्वी यादव का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश ही कर सकते हैं, फायदा उठा नहीं सकते, क्योंकि जो पार्टी अभी तेजस्वी यादव के पास है उसमें तेजस्वी यादव के इसी व्यवहार को लेकर इतने विस्फोटक स्थिति है कि मृत्युंजय तिवारी जैसा नेता राजद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अर्जुन राय जैसा नेता, जो कि सांसद भी रहे, विधायक रहे, वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये सारे नेता एक एक करके आ रहे हैं। अभी लेजिस्लेचर की बात नहीं हो रही, यानी कि अभी जो विधायक है वो भी धीरे धीरे ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि हमें अपने क्षेत्र में बेहतर काम करना है, आगे हम जीत सकें इसके लिए आधार बनाना है,
या तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चल के सिर्फ विद्रोह की राजनीति करनी है। तो इसलिए अभी इनके लेजिस्लेटिव पार्टी के अंदर भी, यानी राजद विधायक दल जो है जिसमें इनके विधायक हैं, इस पार्टी के विधायक दल के अंदर भी विस्फोट होगा। जैसे कांग्रेस के विधायक कोई नहीं मानते कि हम कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस लगभग छोड़ दिया है, बस इसीलिए कांग्रेस का मेंबर बने हुए हैं क्योंकि दूसरी पार्टियां आने, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, कह रहे हैं कि नहीं भाई विधायक आ जाओगे हमारे ऊपर बोझ बढ़ जाएगा, फिर कल को कहोगे मंत्री भी बनाओ। हमारे पास जब पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत वाली सरकार है तो हम तुम लोगों जैसे लोगों को विधायक बना के अपनी पार्टी का बोझ क्यों बढ़ाएं। वो चुनाव की बात होगी, अभी विधायक हो विधायक की तरह रहो, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है, राज्यसभा चुनाव होगा, ये सपोर्ट करेंगे। ये इनका सपोर्ट, कांग्रेस का सपोर्ट तो करेंगे नहीं, राजद के विधायक भी सपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए इन पार्टियों के अंदर विस्फोटक स्थिति इसी कारण से है कि तेजस्वी यादव सही तरीके से विपक्ष में बैठकर ये नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, लेकिन उसका फायदा जरूर ले रहे हैं। यानी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाए, प्रोटोकॉल मेरे लिए हो, कैबिनेट मिनिस्टर वाले बंगले मिल जाएं, और फिर उसका उपयोग अपने लिए करें, अय्यासी करें, और फिर राजनीति के नाम पर 2-4 बयान दे दें, ट्वीट कर दें, या फिर सोशल मीडिया पर थोड़ी एक्टिविटी बना लें। इससे राजनीति नहीं होगी। इसलिए तेजस्वी यादव न अपने पार्टी को बचा पा रहे हैं, और चुनाव में तो आगे पता चलेगा। 2029 के चुनाव में एक सांसद भी अगर तेजस्वी यादव का बन गया तो यह बहुत बड़ी सफलता होगी राजद के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव धीरे धीरे इनएक्टिव होते जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के हाथों से कमान छीनती जा रही है। इनके पार्टी के नेता इनकी बात नहीं मानते, क्योंकि ये मान कर बैठे हैं कि इससे बेहतर मीसा भारती है, मीसा भारती से बात कर लो। तेजस्वी यादव अपने घमंड में चूर रहते हैं, इसलिए इनके पास जाना और ना जाना एक ही तरीके का है। तो जो संगठन नहीं संभाल रहा, जो अपनी पार्टी नहीं संभाल रहा, वो बिहार के ऊपर टिप्पणी या फिर सरकार के ऊपर टिप्पणी, बयानबाजी जो कर रहा है, उससे वो खुद ही एक्सपोज हो रहा है, दूसरे को एक्सपोज कर नहीं पा रहा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज की चर्चा से इतना साफ है कि बिहार की राजनीति सिर्फ सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि हर पार्टी के सामने अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी में उठ रहे सवाल भी कम नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी पहले अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे या फिर सरकार के ही खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।